गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार। और आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर 2024 और 25 में पूछे गए रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन थे उनको कर रहे हैं। और ये सीरीज आपकी बेसिकली एएलपी का जो 16, 17 और 18 तारीख को पेपर है उसके लिए की जा रही है। सेकेंड थिंग ये कि ग्रुप डी के फॉर्म्स की भी पूरी आपका टाइम हो ही चुका है। तो ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो आप सभी अच्छे से भर दीजिए। आपको कहीं पे भी ग्रुप डी के फॉर्म को भरने में किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज की वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होंगे उसको मैं प्रॉपरली अपने लेवल पे चेक करूंगी, ताकि ग्रुप डी के लेवल में अगर आपको कहीं भी फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, let's start with session again. This session is third shift of 26 नवंबर। अभी हम नवंबर के महीने में ही हैं। एएलपी का जो पेपर था वो 2024 नवंबर में स्टार्ट हो गया था। सीबीटी 1 के क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, 2 के क्वेश्चन अभी नहीं उठा रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा आप में से जो बच्चे रेलवे के 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, जैसे जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा है, वो लोग याद रखिए कि आपका कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ आपके क्लास 24 एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल सारे एग्जाम्स को, तो हर एग्जाम के लिए मैं आपको सेपरेट कोर्स लेने के लिए नहीं बोलूंगी, सेपरेट थ्योरी वीडियो करने के लिए नहीं बोलूंगी। साइंस है, साइंस का सिलेबस कॉमन है। आप एसएससी का भी पेपर दे रहे हैं तो भी आपको वही साइंस पढ़नी है, रेलवे के लिए भी आपको वही साइंस पढ़नी है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट। ये कोर्स आपको पूरा 1 ईयर का कोर्स है, इसमें आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। आगे भी जिन बच्चों के कोर्सेज या जिन बच्चों का सीबी, अच्छा इसमें एक चीज और भी है जो इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों का सीबीटी 1 या सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाता है, एएलपी की जैसे मैं बात करती हूँ, और बाई चांस अगर पेपर एक्सटेंड हो गया, मान लीजिए कि पेपर डिले हो गया या फिर बीच में रोक दिया गया, पोस्टपोन हो गया, तो उन बच्चों को जिनका क्लियर होगा उनको आगे भी एक्सटेंड ये करा जाएगा। ठीक है, तो 1 ईयर की लिमिट की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी कि 1 ईयर ही होगा। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया है और प्रॉब्लम रेलवे की तरफ से है कि सीबीटी 2 डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया और इट लटका दिया, लंबा कर दिया, देन ऑल्सो यू कैन एक्सेस बाय जस्ट कॉलिंग एट आवर सेंटर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज भी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। भाई मेरा थ्योरी पूरा है, मैं बार बार थ्योरी नहीं पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे पास थ्योरी वाले सेक्शन में 5000 पीवाईक्यू ऑलरेडी हैं टॉपिक वाइज। लेकिन अगर मेरा सिलेबस ऑलरेडी पूरा है तो मैं टेस्ट सीरीज भी सीधा ज्वाइन कर सकती हूँ, जो कि एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और कांस्टेबल को फोकस करे। आप क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट पे जाइए, थ्योरी सेगमेंट पे जाइए, आपको सारा क्लासेस वहां पे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे, फेरस सल्फेट को गर्म करने पे निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है, FeSO4। अगर आप FeSO4 को हीट करते हो तो क्या बनता है, तो पहले तो यहाँ पे 2FeSO4 लिख लीजिए, क्योंकि आयरन की जो वैलेंसी होती है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिलीज होगा हीट करने पे वो क्या रिलीज होगा, Fe2O3। सबसे पहले यहाँ पे Fe2O3 लिख लीजिए। Fe2O3 जो है वो फेरस सल्फेट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लाइट ग्रीन कलर का यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, साथ में यहाँ पे निकलेगा SO2 और SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अगर हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो गर्म करने पे हमारे पास Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए कि क्वेश्चन कहां से आता है। जब आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं रेलवे की बात करूं, तो वो आपकी एनसीईआरटी को कोट करते हुए क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोला कि आप ये वाला, पहले आप ये देख लीजिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 9, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का ये चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आएगा आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जहां पे पेज नंबर 21 के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब ऐसे दाने की तरह, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब आपको फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो आपका जो क्रिस्टल है उनको हीट किया तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस हुई हैं उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन है। नाउ द पॉइंट इज
You have noticed that the green color of ferrous sulfate crystal has changed and smell the characteristic order of burning. तो 2FeSO4 ये रहा इक्वेशन यहाँ पे, 2FeSO4 को हीट करने पे, फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, अब ये भी याद रख लीजिए यहाँ से, दोबारा इसको भूलना नहीं है, Fe2O3 लिखते हैं तो फेरिक ऑक्साइड होता है, FeSO4 लिखते हैं तो फेरस सल्फेट होता है, साथ में SO2 और SO3 जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो जब स्मेल आ रही है तो वो आपको SO2 और SO3 की आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ पॉइंट इज यहाँ पे सिंगल रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन किस तरीके की है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, किसका टाइप है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहा जाएगा, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन, जिसको हम विघटन की प्रक्रिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विघटन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पे ऐसी FeSO4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ है, तो 7 अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे जब हमने हीट किया तो इसमें क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जो है वो हीट हो जाते हैं। इसी तरीके से याद रखिए, इसी सेम क्वेश्चन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का भी पूछा जा सकता है कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को हीट किया तो ये क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर लर्न कर लीजिए, और मैं हर दिन आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही हैं, ठीक है, 100% रेलवे अपना पेपर क्वेश्चंस उठाती है या बनाती है, वो एनसीईआरटी की टैग लाइंस या एकदम एग्जैक्टली देखो ना, आपका सेम टू सेम लाइंस हैं जिनको उठा के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। हर दिन मैं आपको एक या दो ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगी जो एनसीईआरटी से होंगे, ताकि आपको समझ आए हाउ मच इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इज। अगर अभी तक आप में से किसी ने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है और पेपर आपका 16, 17, 18 को है, कृपया करके एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। Fe2O3 नेप्थलीन, अच्छा इस क्वेश्चन में आंसर मैंने आपको बता ही दिया क्या होने वाला है, ये वाली इक्वेशन है पूरी, 7 वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया, पहले एनहाइड्रस बनता है, फिर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका सी वाला रहेगा, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेप्थलीन को अगर हमने स्पैचुला जो दिया हुआ है उस पर अगर गर्म करेंगे तो कैसी फ्लेम आएगी, कालिक जो होती है, सूटी फ्लेम्स जो होती है, कालिक को बोलते हैं। नेप्थलीन की बॉल्स को गर्म करने पे कालिक आती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर मिक्स्ड विद आयरन टू गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, हम बर्तन जो बनाते हैं उस पे ताकि जंग नहीं लगे हम निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं ताकि हमारे बर्तनों पे रस्टिंग की प्रॉब्लम ना है। मिनिमम क्रोमियम की अमाउंट होती है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क होता है अगर मैंने किसी गर्म चीज पे अपना हाथ रखा है तो मैं फटाफट से अपना हाथ हटाऊंगी, रखे नहीं रहूंगी ना गर्म चीज पे अपना हाथ, मैं फटाफट हाथ हटाऊंगी, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस हमारा किसकी वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क कहां पे बनती है लिखा हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क के लिए आपको डायरेक्शंस या इंडिकेशंस कौन देता है, तब आपको ब्रेन आंसर लिखना है। और यहाँ पे अभी के लिए 4 ब्रेन ऑप्शन है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन मार्क द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो बडिंग के लिए हमने कल ही पढ़ा है, लास्ट सेशन में यही पढ़ा था, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन सस्पेंशन कॉलॉइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी की वीडियो में आएंगे, ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी मैं आपका अलग से थ्योरी वीडियो में यहाँ पे अपडेट कराऊंगी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा करके याद रखिए। वेरीगेटेड लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, वेरीगेटेड जैसे पौधों में रंग बिरंगी पत्तियां पाई जाती है ना, उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे लीव जो होती है वो काफी डिफरेंशिएटेड होती है, यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव और सुंदर सी लीव्स होती हैं, लैंडस्केप में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो क्रॉटन के प्लांट याद रखिए, क्रॉटन या क्रॉटन बोलते हैं, क्रॉटन की पत्ते की जो पत्ता होता है वो अपने आप में सुंदर होता है, ऐसे आपका क्रॉटन आपने देखा होगा तो साइड से ऐसे रेडिश होता है, बीच में ग्रीन होता है, तो इसको एज एन सुंदर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, एक्चुअली वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जाइलम किस चीज का बना हुआ होता है, तो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स याद रखिए, मेनली जो पानी की
पानी जो एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है, क्वेश्चन उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि जाइलम क्या करता है, पौधे के अंदर पानी और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है, और इसमें से जो वेसल्स एंड ट्रैकीड्स हैं वो इस चीज में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, ठीक है। प्रेशर कम करने पे सॉलिड CO2 सीधा गैसियस स्टेट में बदल जाती है। तो पहले तो सीधा सॉलिड से गैस हो रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है, ऊर्ध्वाधर पतन या फिर सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन सॉलिड का गैस में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। तो सॉलिड CO2 क्या कर रही है, सॉलिड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिए। और क्वेश्चन अगली बार टेम्परेचर के लिए भी आ सकता है, तो -78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, -78.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे आपका एक एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन का मतलब ही होता है जहां पे चीज सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है और कोई इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। डिसिपेटेड का मतलब होता है कि उसको आपने यूज कर लिया ना, कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उस दर को दिखाती है जिस पर इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म होती है या इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर लिखेंगे, आपके घरों में जो बिजली आती है वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। P इज इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्मूला होता है। इसमें कई सारे फॉर्मूले आपके V और I की वैल्यू को रख के किए जा सकते हैं, जिसमें एक होता है आपका I स्क्वायर इंटू R, V का हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। अब मैं अगर I का वैल्यू भी यहाँ पे रख दूं तो P इज इक्वल टू I का वैल्यू क्या होता है अपना V, ये फॉर्मूले कहां से मैं ला रही हूँ, V इज इक्वल टू I इंटू R से। तो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन में R, यहाँ पे हम V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑलरेडी एक आर है तो एक आर को काट देते हैं, तो V स्क्वायर अपॉन में R। तो आइडियली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पावर को लेके 3 फॉर्मूले होते हैं, V इंटू आई, ठीक है, दूसरा I स्क्वायर इंटू R सेकेंड फॉर्मूला, और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। 3 फॉर्मूले याद रखिए। क्वेश्चन ALP का ही है जिसमें ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में नहीं आता है। सो आप यहाँ पे ये 3 याद रख लीजिए, चौथा ऑप्शन आपको डिलीट करना होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये वाला राइट, लेफ्ट हैंड रूल में विच क्वांटिटी रिप्रेजेंट द सेंटर फिंगर या मिडल फिंगर। सेंट्रल फिंगर जो है आपकी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे हमने कुछ रूल्स क्रिएट किए हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से करंट, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड को या मोशन को दर्शाता है। तो 3 चीजें होती हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड या मोशन, ठीक है, 3 चीजों में। हम सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। ये लेफ्ट हैंड है इस तरीके से, ये वाला फिंगर आगे रखना है इधर, और एक ये टॉप पे, थंब टॉप पे होना चाहिए। टॉप जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, थंब, थंब में मोशन आता है तो एम को। फिंगर फर्स्ट वाली जो है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट फिंगर फील्ड। सेंटर यहाँ पे जो है वो सेंटर फिंगर है, सेकंड फिंगर या सेंटर फिंगर है, तो सेंटर फिंगर और करंट ऐसे करके आप याद रखें, तभी ये याद रह पाएगा, वरना मुश्किल होती है। सेंटर सी से शुरू होती है, सेंटर है ना, लेफ्ट हैंड के लिए बात हो रही है पहले, तो सेंटर फिंगर करंट हो गया, फर्स्ट फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर फील्ड हो गया, और थंब जो है वो मैग्नेटिक या मोशन हो गया, मोशन, ठीक है, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी से हमारे जो एपरेटस होते हैं उनकी कॉइलिंग बनाई जाती है और मूव बनाया जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आप स्फेरिकल मिरर से बनाते हो, ये रहा वक्रता केंद्र, यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, P यहाँ पे, इधर P के साइड से यहाँ पे आप पॉलिश करोगे तब ये कॉनकेव मिरर बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, बिहाइंड द मिरर तो नहीं है, फ्रंट ऑफ मिरर है। अगर ये क्वेश्चन कन्वेक्स के लिए पूछा होता तो बिहाइंड द मिरर होता, क्योंकि उसका अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर एनीवेज आपका सामने ही होगा। कन्वेक्स होता तो हम पीछे काट देते, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो बिहाइंड द ये यहाँ पे हम कन्वेक्स होता तो हम बिहाइंड द मिरर लिखते, कनकेव में हम इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है ना। Which cell organelle serve as channel for transport of material between various region of cytoplasm, मतलब जो कई सारे
डीएनए है उसको पास करना है, प्रोटीन को पास करना है, आरएनए जो है उसको आगे भेजना है, ये सब कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजों को पास करने का भी काम करती है, साथ में लिपिड की सिंथेसिस करने में काम करता है। कौन सा हिस्सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन को बनाने का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एसईआर और आरईआर करके याद रखिए। यहाँ पे खून शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। खून, ब्लड जो है वो आपके बाकी के शरीर के हिस्सों से या ऑर्गन से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे डैश में छोड़ देता है। ये क्वेश्चन अलग से मार्क किस लिए है? क्योंकि एक बार को क्वेश्चन पढ़ने पे मुझे भी अजीब लगा, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू, तो CO2 जो आ रही है ब्लड लेके आ रहा है, यानी कि हम उस लेवल पे हट चुके हैं, वेसल्स वाले लेवल पे हट चुके हैं, यानी कि वेन्स जो हैं जब ब्लड लेके आती हैं जिसमें CO2 की मात्रा है, तो CO2 को वो कहां पे छोड़ती हैं? स्टमक में, एल्वेलाई में, इंटेस्टाइन में या ईसोफेगस में। इसमें एल्वेलाई याद रखनी है, कूपिकाएं जो कि हमारे लंग्स में मौजूद होती हैं, इनको एल्वेलाई को हम क्या बोलते हैं? सीट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसों के एक्सचेंज की जो सीट है वो क्या है? आपकी एल्वियोलाई। तो यहां से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट लॉ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कल अपन ने मैटर, एनर्जी और मास तीनों के लिए स्टेटमेंट याद दिया था। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये प्रिंसिपल है जो एंटोनी लवॉइजियर के द्वारा दिया गया था 1789 के अंदर। एंटोनी लवॉइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दूर की चीजों को साफ देख सकता है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। पहले तो सिचुएशन समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा पीछे बेंच पे बैठा है और उसे बिल्कुल अच्छे से ब्लैक बोर्ड समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और उसी बच्चे को आप आगे बिठा दो तो नहीं दिख रहा, मतलब दूर से चीजें दिख रही हैं, पास से नहीं दिख रही हैं, तो होता है हाइपरमेट्रोपिया। उल्टा, अगर पास की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, तो बोलते हैं मायोपिया। नाउ हाइपरमेट्रोपिया की अगर सिचुएशन है तो आपको लेंस कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? कन्वेक्स। बड़ी बीमारी के लिए छोटा लेंस, और मायोपिया होता, छोटी बीमारी होती तो कनकेव लेंस। क्या? कनकेव लेंस। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगेन, अ मूविंग बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट पाथ इन ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड में, ठीक है, एक बॉडी जो मोशन में है वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी कि हर एक सेकेंड, जब दूसरा सेकेंड हुआ तो फिर 10 मीटर, तीसरा सेकेंड हुआ तो फिर 10 मीटर। इसको हम किस तरीके की मोशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के थ्रस्ट, अच्छा थ्रस्ट अच्छे से समझ लेना, थ्रस्ट और टॉर्क में अंतर होता है। ठीक है, टॉर्क होता है जो आप किसी चीज पे अप्लाई करते हो और उसमें मोशन है। जैसे कि आपके जो दरवाजे हैं उन पे जो हैंडल लगे होते हैं वो टॉर्क से आप गेट खोलते हो। अगर आपका दरवाजा जो कि हैंडल गेट पे लगा है, अगर वो जहां पे नहीं लग के बीच में मान लो लगा दिया, ऊपर लगा दिया, नीचे कहीं लगा दिया, तो क्या आपको वो फोर्स क्रिएट कर पाओगे गेट खोलने के लिए? नहीं। तो वो होता है टॉर्क। ठीक है, जब हम थ्रस्ट बोलते हैं तो थ्रस्ट जो है वो आपका डिफाइन किया जाता है। थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो पहली बात तो इसको मैं ऐसे भी लर्न कर सकती हूं, आप ऐसे लर्न कर लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। यही फॉर्मूला हम फोर्स के लिए भी यूज करते हैं, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया भी लिखते हैं। इसको थ्रस्ट अपॉन में एरिया लिख दीजिए। थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। तो पहले तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आपसे फॉर्मूला पूछा गया, इसको याद रखिएगा, क्योंकि थ्रस्ट जो है वो फोर्स की ही एक फॉर्म है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन्स होगी। ठीक है, न्यूटन्स यूनिट याद रखनी है। अब थ्रस्ट को एक बार समझ लेते हैं। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के अगेंस्ट, है ना, इस तरीके से। जैसे ये है ना, ये थ्रस्ट लग रहा है, ऐसे जमीन यहाँ पे आपकी थ्रस्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत सारी
चीजों के लिए यूज किया जाता है, जेट इंजन जो आपके रिलीज किए जाते हैं, नाइफ जो आप यूज कर रहे हो, स्विमिंग जो हम करते हैं, पानी जब आप स्ट्रॉ के माध्यम से पीते हो, या बॉयंट फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर है उस पर लग रहा है। उसके अलावा एरोडायनेमिक्स यानी कि जितने भी हमारे एरोप्लेन्स मूव करते हैं, चलते हैं, हवा में जो चलता है वो थ्रस्ट की वजह से लगता है। कई बार एरोप्लेन के एक्सीडेंट होते हैं तो कहा जाता है थ्रस्ट प्रॉपर नहीं था, उसके लिए भी बोलते हैं ना। फिजिकल प्रेशर के लिए यूज करते हैं, चिड़िया जो उड़ती है उसमें वो थ्रस्ट यूज करती है, ठीक है। कटिंग, पियर्सिंग, डेली एक्शंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल, इन सब में आपके थ्रस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप चीज क्लियर है। याद रखिएगा, थ्रस्ट एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। थ्रस्ट प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है। एरोडायनेमिक्स इंडस्ट्री में हम थ्रस्ट पे ही काम करते हैं, टी पे काम करते हैं। थ्रस्ट का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। न्यूटन से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी पीडीएफ में भी लगाया है, इसको ध्यान से रखिएगा, याद करिएगा। पीडीएफ आपकी जो कमेंट सेक्शन होती है ना वहां पे अपडेट होता है, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, A solution contain 40 ml of acid in 120 ml of water, ठीक है। 40 ml एसिड है और 120 ml पानी है। हमने इसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 160 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज में बतानी है आपको। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे इसकी वॉल्यूम पूछ रहे, इसको कंसंट्रेशन पूछ रहे, है ना। कंसंट्रेशन और डाइल्यूट, ये अंतर याद रखिएगा। कंसंट्रेशन एक किसी भी चीज की, किसी भी जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, या H2SO4 है, वो आपको जिस फॉर्म में मिलता है वो उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। जैसे मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब द मोमेंट अगर आपने इसमें पानी मिला दिया ना, तो ये आपने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड 40 ml एसिड को आपने 120 ml पानी में डाल दिया, तो एक तो ये आपने डाइल्यूट कर दिया इसको। अब इसकी परसेंटेज बतानी है, तो टोटल हो गया ये 160 ml। 160 ml जो है वो 100 है, तो 40 ml जो है वो कितना हो गया आपका 25। 4 चौक 4 4 8 4 12 4 चौक 16, एक चौथाई हो गया टोटल सॉल्यूशन का, तो 25%, ठीक है। पेपर ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये जो पेपर आया था इसमें 19 क्वेश्चन थे साइंस के, टोटल 20 क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन आपका कम था, ठीक है। इसको मैं बोलूंगी कि ये वाला पेपर मुझे कंपैरेटिवली बाकी जो अभी तक हमने किए उसके इजी है, क्योंकि बाकी जगह आपने देखा था ना, कल वाला पेपर देखा था स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला शायद एक ही क्वेश्चन था टोटल, बाकी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये चीजें आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगी। एग्जाम रेलवे का क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली, लाइक उसी के तरीके से आप पढ़ना शुरू करिए, उसी के तरीके से ये टेस्ट वगैरह दीजिए, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आप थ्योरी वीडियोस जो हैं वो क्लास 24 एप्लीकेशन, और टेस्ट वीडियोस जो हैं वो भी क्लास 24 एप्लीकेशन से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। और जो थ्योरी मैं आपको बताती जा रही हूँ वो थ्योरी में प्रिपेयर करवाती जा रही हूँ, और आपके लिए वीडियोस जो हैं वो एग्जाम से पहले पूरी अपडेट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।